पीछे आए वो अपनी बात रखें। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, मंजित भाई संघर्ष करो। राष्ट्र जी जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। इतनी धीरे से बोलोगे, तुम्हारी आवाज को अब तक तो किसी ने सुना ही नहीं, लेकिन आगे भी नहीं सुनेगा कोई। ये ठंडा खून होने से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा। और फूलों की हिफाजत कांटे किया करते हैं। अधिकार कभी काम मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं। तो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर साहब काशीराम, गुरु रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि, कर्पूरी ठाकुर, पेरियार लल्लई साहब, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, तमाम देश के संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए और मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के सचिव भाई लवनेश बोस जी, सरबजीत सिंह जी, अनूप भाई और सलीम शाह साहब, मिथिलेश जी और इस जिले के जिलाध्यक्ष धनीराम चौधरी जी, कमल राव, राकेश कुमार, संजय सोनकर, राम लखन जी, देवनारायण जी, मुराद अली जी, शेषमणि जी, विजय कुमार जी, पूजा जी, फिरोज खान जी, ब्राहदीन जी, बलराम जी, इरफान जी, विजय चौधरी जी, अनिल चौधरी जी, राकेश जी, असलम जी, ब्रिजेश चौधरी जी, अजय कुमार जी। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को बहुत मेहनत और लगन से कराया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप लोगों से मैं आने का जो मुख्य उद्देश्य था हमारा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देश के अंदर देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है और पिछड़े हैं और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको आज भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़कर जो इस देश की सरकारों ने जो रखा है, यहाँ जो अधिकारों की लड़ाई है, पूर्ण रूप से आज भी जो ये सामने जो बहुजन समाज के लोग बैठे हैं, आज भी इनको अधिकारों से वंचित रखा गया है। आज भी देश के अंदर हमारे लोगों को मटकी छूने पर उसकी हत्या कर दी जाती है, और अगर वो न्याय मांगता है तो उसे तलवारों से काट दिया जाता है, मोच रखने पर मार दिया जाता है। यहाँ जो जातिगत जो घृणा और जो द्वेष है, ये जातिगत घृणा कहीं संविधान में तो नहीं लिखी है, और जाति कोई मां के पेट से लेकर पैदा नहीं होता है। क्या मां के पेट से आने से पहले कोई जाति बनी है? तो ये जाति कहां से आई? और राजा का बेटा राजा नहीं होगा, ये संविधान में लिखा है। लेकिन यहां आज भी जातिगत आधार पर जो देश को खोखला किया जा रहा है, जातिगत आधार पर जो देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हम आपको ये बताने के लिए आए। जो आपको वर्षों से डराया गया, मनुवादी व्यवस्था में आपको डालकर जो तोड़ दिया गया, इतना भ्रम पैदा कर दिया गया, और कहा हमारे महापुरुषों ने कि तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे और मनु में डालकर तुम तोड़ दिए जाओगे। तुम्हारे अंदर मनुवाद का इतना भ्रम फैलाया गया, इतना डराया गया तुम्हें कि ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। बाबा साहब जिस समय संघर्ष कर रहे थे, बाबा साहब चाहते थे कि समान इस देश के अंदर समानता है, कानून का राज हो, एक मजदूर का बेटा डीएम, सीएम, पीएम बन सके। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं।
जितने भी बहुजन समाज में संत और महापुरुष हुए हैं, उन्होंने सबने यही प्रयास किया कि जातिगत आधार पर किसी को वरीयता न दी जाए, उसके गुण के आधार पर उसको वरीयता दी जाए। लेकिन आज भी देश के अंदर जितना पक्षपात, जातिगत भेदभाव, घृणा, ये जो सरकार के लोग फैला रहे हैं, और चुनाव के समय पर हमें हिंदू बताकर हमारा वोट छल करके छीन लिया जाता है, और उसी सरकार के द्वारा हमारे अधिकार संसद और विधानसभा में रहकर जो काटे जाते हैं। आपको इस बात को और इस साजिश को समझना पड़ेगा। यह आंदोलन आपके बीच में आज गोंडा की धरती पर संविधान बचाओ यात्रा के द्वारा जो पहुंचा है। संविधान इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप भ्रम में हो, या अगर आज भी अगर आप लोग घर से नहीं निकले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यही कहते हैं कि जब तक देश के अंदर संविधान सुरक्षित है, आप तब तक ही अपने आप को सुरक्षित समझना। जिस दिन संविधान खत्म होगा, उस दिन देश में कुछ नहीं बचेगा। ये लोग फिर गाजर मूली की तरह काटेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। संविधान की अगर आप लोग सुरक्षा चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जो अधिकार संविधान में दिए हैं वो अधिकार पूर्ण रूप से लागू होकर हम तक पहुंचे, वो हर गांव तक पहुंचे, तो घर से निकलकर इस लड़ाई में आपको साथ देना पड़ेगा। और जहां तक आरक्षण की बात है, बहुजन समाज के लोगों और मेरी माताओं बहनों, जितने भी आज बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप इन बच्चों को, ये जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, इन्हें तो यही मालूम नहीं कि संविधान क्या होता है। कितने लोगों के घर में संविधान है, जरा हाथ खड़ा करके बताना। कितने लोगों के घर में संविधान रखा है? 2-4 लोगों के घर में संविधान रखा है। तो तुम्हें अधिकार नहीं मिलने वाले। गलती उनकी नहीं है जो अधिकार छीनते हैं। जिसको मौका लगता है तो वो तो छीन ही जाता है। गलती तुम्हारी है क्योंकि तुमने घर में संविधान नहीं रखा। इसलिए यहाँ बहनों का, बेटियों का रेप होता है। इसलिए हमारे लोगों पर यहाँ गोलियां चलाई जाती हैं। आप लोगों को संविधान की जानकारी नहीं है, आपको नहीं पता संविधान में कितनी ताकत है। हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि संविधान में सब बराबर है। कितना भी बड़ा गुंडा हो, मवाली हो, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों न हो, राष्ट्रपति क्यों न हो, उसके वोट की ताकत उतनी है जितनी वो सबसे पीछे व्यक्ति बैठा है, जितनी उसके वोट की ताकत है। ये संविधान में लिखा गया है। और हम आपसे ये बताने के लिए आए हैं कि जो आरक्षण में जो संविधान में जो आरक्षण दिया गया है, आरक्षण कोई भीख नहीं है। जो आंदोलन हमने आरक्षण और जमीन के लिए चलाया है, आरक्षण एक समान आने का माध्यम है। आरक्षण जो व्यवस्था है, आरक्षण के द्वारा व्यक्ति आगे बढ़ने का माध्यम है। कि आरक्षण के द्वारा यदि कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है, उसकी पढ़ने की व्यवस्था सरकार करेगी। उसका 0 बैलेंस पर विद्यालय में एडमिशन होगा और वो पढ़कर आगे बढ़ेगा। आरक्षण वो व्यवस्था है कि हर आयोग में, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो आयोग हो, चाहे वो देश के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे वो विधायिका हो, लोकतंत्र के चारों स्तंभों में जो आरक्षण की जो व्यवस्था लागू की है, वो इसलिए की है कि देश के अंदर जब संविधान लिखा जा रहा था तो बाबा साहब ने कहा कि देश के अंदर जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, जो हमारा समाज पिछड़ा हुआ है और देश के अंदर जिनकी सबसे ज्यादा आबादी है, इन्हें आज भी MP MLA बनने का अधिकार नहीं है, आज भी इन्हें आयोग में बैठने का अधिकार नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए और इनके आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आरक्षण कुछ समय सरकारों ने दिया, लेकिन आज आरक्षण बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। आरक्षण को समाप्त इस प्रकार से किया गया है कि जो रेलवे है, जो बिजली विभाग है, एयरपोर्ट है, सारी जो विभाग है, उनको प्राइवेट कंपनी को टेंडर देकर उनको बेच दिया गया है।
अब आरक्षण तो आपको तब मिलेगा ना जब वो सरकारी डिपार्टमेंट में मिलेगा ना, प्राइवेट में तो लागू नहीं है, प्राइवेट विभाग में लागू नहीं है, सरकारी विभागों में लागू है। तो साजिश के तहत जिस प्रकार से आरक्षण को खत्म किया गया है, जो बच्चा हमारा जीरो बैलेंस पर विदेश पढ़ने के लिए चला जाता था, जो बीटेक करता था, एमबीबीएस पीएचडी करता था, आज वो बच्चा इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि उसके पास 1 लाख रुपए प्रति वर्ष या 6 महीने में देने के लिए प्राप्त नहीं है। आज हमारा विद्यार्थी बीटेक एमबीबीएस पीएचडी इसलिए नहीं कर पा रहा है कि आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। रोज फोन आते विद्यालयों से कि भैया हमें एडमिशन देने से मना कर दिया है कि जिसके पास धन होगा वही इस विद्यालय में पढ़ेगा। लेकिन बाबा साहब ने ये व्यवस्था लागू नहीं करी। बाबा साहब ने कहा था कि जिसके पास धन है उसको भी शिक्षा का अधिकार है। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आरक्षण को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है और जो व्यक्ति सीओ के पद पर तैनात होता था उसका प्रमोशन किया जाता था, वो एसएसपी रैंक तक पहुंचता था। लेकिन आज जो प्रमोशन की व्यवस्था है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। उसको खत्म करके जो हमारा व्यक्ति सीओ के पद पर जो तैनात होता है वो सीओ ही रिटायर होगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। जो दरोगा है वो दरोगा ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। किसी भी डिपार्टमेंट में यदि एसएसपी है वो एसएसपी रिटायर होना पड़ेगा, वो डीआईजी नहीं बन पाएगा। तो आरक्षण की व्यवस्था जिस प्रकार से खत्म की है, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि अगर आरक्षण की व्यवस्था खत्म करने के बावजूद भी अगर आप घर से निकलकर इस लड़ाई को, अगर इस लड़ाई में नहीं आए, साथ में घर से नहीं निकले, तो गुलामी की बेड़ियां ये लिख लो कि तैयार रखी है तुम्हारे लिए उन लोगों ने। वो लोग तुम्हें केवल मजदूर बनाकर देखना चाहते हैं, वो तुम्हें राजा नहीं बनाना चाहते। बाबा साहब ने बहुत मुश्किलों से संविधान में लिखकर ये कहा कि आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। ये आरक्षण में संविधान में व्यवस्था लागू करी और देश का एक व्यक्ति चाय बेचने वाला कौन है? चाय बेचने वाला कौन है? प्रधानमंत्री। जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो ये व्यवस्था संविधान ने तो दी है। कौन चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाते बताओ? तो ये व्यवस्था जो संविधान में जो दी है हमें, इसको बनाने के लिए और संविधान की सुरक्षा के लिए वो लोग नहीं चाहते कि आप राजा बनो, वो तो यही चाहते हैं कि तुम मजदूर बनो, तुम शिक्षा में पिछड़े रहो। जब तुम शिक्षित नहीं बनोगे तो तुम्हें क्या मालूम होगा कि डीएम क्या होता है? तुम्हें कैसा पता लगेगा कि दरोगा कैसे बनता है? आप कैसे बताएंगे कि हमारी बेटी डीएम कलेक्टर कैसे बनेगी? उसको क्या मालूम हो, कैसे पता लगेगा उसको? तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आरक्षण को बचाना चाहते हो और इस व्यवस्था को मजबूती से लागू कराकर संविधान की सुरक्षा चाहते हो तो घर से निकलकर इस आंदोलन में साथ दो। और सबसे मुख्य बात ये बताना चाहता हूं कि तुम गरीब क्यों हो, आज भी तुम पिछड़े हुए क्यों, आज भी तुम इस आर्थिक मुक्ति से क्यों नहीं छुटकारा पा रहे हो, आज भी आर्थिक बेड़ियों में आप लोग क्यों जकड़े हुए, मैं बताना चाहता हूं। देश के अंदर किसान आंदोलन चला कि नहीं चला? 1 साल किसान आंदोलन चला, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भीम आर्मी ने निभाई, हम लोगों ने। जिस समय दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ, सब लोगों को सरकार का आदेश हुआ कि लाठीचार्ज करके इनको भगा दिया जाए, तो भीम आर्मी गई। हमने कहा अधिकार मांगना अगर बगावत है, अगर अधिकार मांगना अगर बगावत है तो सरकार के प्रधानमंत्री को बता दो कि हम बागी हैं, यहीं रहेंगे। तो हम तो वो लोग हैं, हमने इतिहास लिखा है देश के अंदर, जब भी आंदोलन किया है इतिहास लिखा है। सरकार को नाक रगड़वाई है दिल्ली में जितने भी आंदोलन किए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग गरीब क्यों हैं, हम पिछड़े हुए क्यों हैं? उन्होंने 1 साल आंदोलन किया और अपनी मांगों को मनवा लिया। काला कानून सरकार को वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? प्रधानमंत्री जी को टीवी पे आके माफी मांगनी पड़ी कि भैया गलती होगी, हम इस कानून को वापस कर रहे हैं, और कानून वापस हुआ। और आप लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने SC/ST में जब बदलाव हुआ, आप लोगों ने 1 घंटे में सरकार को नाक के चने चबाए थे नहीं चबाए थे? बताओ। जब SC/ST में इन लोगों ने बदलाव किया तो हम लोगों ने देश को बंद किया था और उसका नेतृत्व आंदोलन का आपका भाई कर रहा था।
मुझे मेरे साथ सरकार ने क्या क्या जुल्म किया मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन SC/ST में हाथ लगाने में मैंने कहा कि अगर संविधान को हाथ लगाएगी सरकार तो हाथ जल जाएगा, ध्यान रखना। इसका हश्र या इसका परिणाम क्या होगा हमें भी नहीं पता, लेकिन SC/ST में बदलाव नहीं होने दिया और वही परिणाम है कि आज अगर SC/ST में बदलाव हो जाता, अगर SC/ST में बदलाव हो जाता तो पढ़े लिखे युवा आप समझ सकते हो कि तुम्हें चाहे गोली चलती, चाहे किसी बेटी का रेप होता तो रिपोर्ट लिखी जाती, बताओ लिखी जाती रिपोर्ट। वो व्यवस्था लागू करके आप लोगों के माध्यम से भीम आर्मी ने लागू कराई कि SC/ST में बदलाव नहीं होने दिया जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस आंदोलन में भी आप लोग खड़े हो जाओगे, जो जमीनें तुम्हें पूर्व की सरकारों ने जो 5-5, 10-10 बीघे के पट्टे दिए थे, आप लोगों को अगर वो जमीनें वापस मिल जाएगी, आप मजदूर से किसान बन जाओगे नहीं बन जाओगे। जब आपके पास वो जमीनें थी तो आप लोग क्या करते थे कि उन जमीनों में आप फसल उगाते थे और जो रोज आप लोग कार्य करते थे, मजदूरी करते थे, नौकरी करते थे, उस पैसे से आप अपने बच्चों को पढ़ाते थे और जो फसल उगाते थे उससे आपका घर चलता था। लेकिन वो जब से तुम्हारी जमीनें छीनी गई हैं, जब से आप लोग उसी मजदूरी से अनाज लाते हो, उसी मजदूरी के पैसे से आप बच्चों को पढ़ाते हो, और शिक्षा इस देश के अंदर कितनी महंगी हो गई है आपको पता है। और ये काम सरकार ने जानबूझकर किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दलितों पर, पिछड़ों पर, मुस्लिमों पर ये जमीनें छीन लो, जमीन के पास जमीनें नहीं रहेंगी तो ये मजदूरी रहेगा, किसान नहीं बन पाएगा। और जब ये किसान नहीं बन पाएगा, मजदूरी रहेगा, न तुम शिक्षित बन पाओगे, कहां तुम बड़े विद्यालयों में क्या एडमिशन करवा पाओगे अपने, बताओ। जहां 50,000 रुपए 6 महीने के लिए जाते हो, कहां से लाकर दोगे। और जब तुम शिक्षित नहीं बन पाओगे, क्या तुम्हारी बेटी डीएम कलेक्टर बन पाएगी, क्या तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन पाएगा। कलेक्टर तो वही बनेगा ना जो ग्रेजुएट है, वही बनेगा ना जो देश के अंदर यूपीएससी के रिजल्ट में जिसकी अच्छी रैंक आएगी, वही बनेगा डीएम कलेक्टर। कोई अनपढ़ व्यक्ति तो नहीं बन सकता डीएम कलेक्टर। तो डीएम कलेक्टर बनने के लिए आपको पहले किसान बनना पड़ेगा, ये ध्यान रखना हमारी बात। डीएम कलेक्टर बनने के लिए पहले आपको किसान बनना पड़ेगा, राजनीति करने से पहले आपको किसान बनना पड़ेगा। आर्थिक तंगी में राजनीतिक परिवर्तन नहीं ला सकते आप। आर्थिक तंगी में आप अपने बच्चों को ऊंचे ऊंचे विद्यालयों में नहीं पढ़ा सकते। और ये तो बाबा साहब ने आपको सब कुछ करके दिया, आपको सब चीजें बना कर दी, आप वो अधिकार नहीं ले पा रहे हो क्योंकि तुम घरों में सो रहे हो, घरों में सो रहे हो, बाबा साहब को नहीं पढ़ पा रहे हो, आप लोग देश के संतों महापुरुषों को नहीं पढ़ पा रहे हो। और अगर ये दूरदर्शा अगर और भी दिन चली तो ये वो दिन कोई दूर नहीं, संविधान को खत्म करके ये मनु लागू करने वाले हैं देश के अंदर, ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर किसी को भरम हो तो राजस्थान चले जाओ। राजस्थान कौन कौन गया है? राजस्थान के जयपुर में आज भी मनु की फोटो लगी है, राजस्थान के जिला जयपुर में आज भी मनु की फोटो लगी है। किसी की हिम्मत नहीं है उसे कोई हाथ लगा दे तो कौन कहता है वहां पर जो है ना राज्य, वो प्रदेश संविधान से चल रहा है, वो प्रदेश आज भी मनु से चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन उसके लिए भीम आर्मी बना रही है रणनीति, बताएंगे वहां के लोगों को भी कैसे मनु की फोटो नहीं हटती, हम उसके लिए मजबूत रणनीति बना रहे हैं। लेकिन आरक्षण और जमीन की जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हमने किसान आंदोलन को भी जीता है, हमने आपको बताया SC/ST आंदोलन को भी हमने जीता है। जिस समय दिल्ली तुगलकाबाद गुरु रविदास घर का आंदोलन हुआ, उसको भी हमने बहुत मजबूती से जीता है। आरक्षण और जमीन का आंदोलन हमारे लिए जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन 2 घंटे के लिए आप लोग तैयार होके दिल्ली आ जाओगे, केवल 2 घंटे, मैं आपका भाई, आपका बेटा आपसे वादा कर रहा हूं कि जमीनें आपको लिखवा कर भेजूंगा दिल्ली सरकार से। आरक्षण और जमीन लिखित में लिखवा कर भेजूंगा दिल्ली से, उससे पहले नहीं वहां से हटूंगा। और सरकार हमें क्या कर सकती है? केवल जेल में डाल सकती है। जेल और मुकदमा हमारे लिए गहना है, सरकार को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ना आपको ना सरकार को। हम
बाहर कब रहते हैं? जेल में रहते हैं। आंदोलन में जब पता लगता है सरकार को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो सरकार जेल में डाल देती है, फिर आ जाते हैं, फिर आंदोलन करते हैं। लेकिन आंदोलन लगातार करना जरूरी है। सरकार का तो काम है जेल में डालना। अगर सरकार से डर जाएंगे फिर कुछ नहीं होने वाला है, फिर ये संविधान को खत्म कर देंगे, मनमर्जी हो जाएगी, कुछ भी किसी को मारेगा पीटेगा, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। तो इसलिए यदि दिल्ली बुलाना पड़ा तो आओगे? दिल्ली आओगे? हाथ खड़ा करके बताओ। आरक्षण और जमीन के इस आंदोलन को मजबूती से लड़ोगे? तैयार हो सब लोग? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अंतिम रूप में आपको ये कहना चाहता हूं कि ये चांद ये सितारे हमारे साथ में रहे जब तक तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में रहे, और साख से टूटकर गिर जाए वो पत्ते नहीं है। आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। हम ये सूरत, हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है। बस ये हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में ये तस्वीर बदलनी चाहिए, किसी भी सूरत में ये तस्वीर बदलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। तो बहुजन समाज के लोगों, बुजुर्गों और महिलाओं, मेरी माताओं बहनों, अगर इन बच्चों के जो नस्लें बैठी हैं, अगर इन नस्लों को तुम सुधारना चाहते हो, कड़वा है लेकिन बहुत सच है, अगर चाहते हो कि आने वाली नस्लें कल बदलाव लाएं, अगर चाहते हो कि कल फसल हमारी ये जो तुम्हारे बच्चे अच्छे हों, तो घर से निकलकर लड़ाई लड़ो, घर में संविधान रखो, बाबा साहब को पढ़ लो। संविधान से बड़ा इस देश के अंदर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। समझ रहे हो? देश का प्रधानमंत्री भी संविधान की शपथ लेता है, राष्ट्रपति भी संविधान की शपथ लेता है, एक प्रधान से लेकर एक MP MLA तक वो भी संविधान की शपथ लेता है। हमारे, मैं फिर से बता रहा हूं कि देश के अंदर 2 घंटियां बजती हैं, एक तो मंदिर में घंटी बजती है और एक विद्यालय में घंटी बजती है। 2 घंटियां बजती हैं देश के अंदर। अब ये तय तुम्हें करना है कि तुम मंदिर वाली घंटी में जाकर अपना उद्धार करवाना चाहते हो या विद्यालय वाली, जहां विद्यालय की घंटी बजती है वहां जाना, विद्यालय में जाकर उद्धार कराना चाहते हो ना, तो जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो हम इस देश के शासक हैं। मैं अंतिम रूप में कहना चाहता हूं कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख लो हम इस देश के शासक हैं। जय भीम, जय मनोहर काशीराम, जय संविधान।